अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाक में नून लीग की हुकूमत कायम हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और हुकूमत ये वाजे कर चुकी है कि माशी मसाइल का हल इसकी पहली तरजीह है। मगर हुकूमत ने अब तक कुछ अहम वजारतों और तैनातियों से मुतल्लिक जो फैसले किए हैं और बाज़ इंतजामी और माशी फैसलों पर जिस तेजी से यू टर्न लिया है, उससे यह वाजे हो रहा है कि वफाकी हुकूमत कई बेसाखियों और जामिनों के सहारे खड़े होने की वजह से अपने फैसलों में कितनी बाइख्तियार है। और अहम बात यह कि इस पूरे मामले में अब हुकूमत के बाद सीनियर रहनुमा खुद इन मजबूरियों का एतराफ़ कर रहे हैं। अहम बात यह कि इस वक्त कई ऐसे मामलात और फैसले हैं जिनकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को समझौतों की हुकूमत करार दिया जा रहा है, जिसमें वजारत खजाना और वजारत दाखिला का कलमदान अपने पुराने वफादार साथियों को सौंपने के बजाय 2 आउटसाइडर्स यानी इसाक डार की जगह मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना और साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया। और अहम बात यह है कि जब नून लीगी क़यादत की तरफ से ये तैनातियां की गई तो उस वक्त पार्टी के अंदर से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी कि पार्टी में काबिल लोग होने के बावजूद मोहसिन नकवी को क्यों वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत की साख मुतासिर होगी। और कल हमारे प्रोग्राम में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इन दोनों तैनातियों की वो वजह बताई जो इससे पहले किसी ने नहीं बताई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती के फैसले हुकूमत के कायम रहने के जामिन है। ये दोनों फैसले हुकूमत की बेहतरी के लिए मौजू हैं। मुतल्लक मियां नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है, कर लें। और ये फ़ैसले दोनों फ़ैसले जिनके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे फैसले। मतलब इसाक डार को हटाकर वजीर खजाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है, हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है। और वजीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजू फैसला है। राना साहब इसलिए कह रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहें आपके, और ये जो इंडक्शन है उनकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ताल्लुकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ठीक रहेंगे क्योंकि ये लोग शामिल है हुकूमत में। ये आप अपने अल्फाज आप मुझसे तो ना कहलवाएं, आपने कह दिए हैं, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने का मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत तजर्बा है। वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो लोगों को साथ लेके भी चलते हैं, वो कर भी रहे हैं। वो मियाँ शहबाज शरीफ की जगह पे कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि ये कितने दिन गुजरे हैं अभी, इन दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कोई और होता तो शायद मामला जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद औरंगजेब और मोहसिन नकवी की तैनाती हुकूमत के मुस्तकबिल की जमानतें हैं। यानी मोहम्मद औरंगजेब जिन्हें उनकी सलाहियतों और बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद की वजह से वजीर खजाना लगाया गया है, उन्हें भी राना सनाउल्लाह हुकूमत का जामिन करार दे रहे हैं। इसके अलावा जब मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला के लिए नाम सामने आ रहा था तो उस वक्त पार्टी के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने भी हैरानी का इजहार किया था और फिर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बन गए। दिलचस्प बात यह कि कल राना सनाउल्लाह ने मोहम्मद औरंगजेब को जामिन करार दिया था और कल ही वजीर आज़म ने यू टर्न लेकर उन्हें ECC का चेयरमैन तैनात कर दिया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही खुद अपने पास रखने का फैसला किया था, मगर हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद के बाद वजीर आज़म ने सिर्फ 24 घंटों में अपने फैसले पर यू टर्न लेकर मोहम्मद औरंगजेब को ECC का चेयरमैन बना दिया है। इसके अलावा 10 रोज़ पहले वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने जफर महमूद को इसरा का चेयरमैन लगाया था। ये तैनाती शहबाज शरीफ की हुकूमत की पहली इंतजामी तैनाती थी, मगर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालफत के बाद एक ही दिन में वजीर आज़म ने अपने फैसले पर यू टर्न लेकर तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। जबकि अब जराए से यह खबर भी सामने आ रही है कि सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तैनाती पर भी वजीर आज़म और वजीर दाखिला में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। इसके अलावा हुकूमत अपने लोगों के बजाय इन्हीं जामिनों में से किसी को अपने टिकट पर तो किसी को आज़ाद हैसियत में सेनेटर भी मुंतखब करवा रही है। मगर ताजुब की बात यह है कि सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जामिन समझकर आईनी ओहदे देने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि जो हुकूमत इतनी बेसाखियों पर कायम हो, जिससे मुख्तलिफ जामिनों का सहारा हो, उसका मुस्तकबिल महफूज होने का इम्कान ज्यादा है या जमानत जब्त होने का खर्चा ज्यादा है। जबकि इस हुकूमत की बेख्तियारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुछ रोज पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाने की बात की थी तो उन्हें धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई, जिसके बाद होना तो ये चाहिए था कि ख्वाजा आसिफ अपने कहे पर अमल करते और धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर किसी को इनकी बातें बुरी लगी हैं तो वो इसे वापस ले लेते हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने भी मशवरा दिया कि हालात का तकाजा यही है कि यह बात छोड़ दें। खुदा न खास्ता को ब्लास्फेमस बात नहीं की,
मैंने तो सिर्फ इतना किया कि हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी और उस ब्रीफिंग में जो है बड़ी रोजी पिक्चर जो है पेंट की गई थी। मैं तो सिर्फ इतनी बात की थी, इतनी गुस्ताखी की। मैंने जो है बकौल किसी के मैंने कोई लाइन क्रॉस की है, तो वो लाइन जो मैंने अगर क्रॉस कर ली है तो मैंने किसी इश्यू पे की है, मैंने कोई जातियात पे नहीं की। अभी भी आप मूव करेंगे पार्लियामेंट में इस बात को? देखें, ये तो मुझे हुकूमत जो है पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड करता है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। किसी की जो तबाह नाज़ुक पे गरां गुजरा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपके जरिए कह लेता हूँ कि जी मैंने कोई गुस्ताखी की है तो जाने दे। फिर ख्वाजा आसिफ की इस ख्वाहिश पर राना सनाउल्लाह ने उन्हें मामला रफा दफा करने का मशवरा दिया, तो बाज रहनुमाओं की जानिब से ख्वाजा आसिफ पर तनकीद भी शुरू कर दी गई है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने आज सहाफी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर कहा कि हमारी पार्टी के एक लीडर अब जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि वो पहले कहते थे कि बाजवा ने व्हाट्सएप पर इलेक्शन जितवाया था। तो हनीफ अब्बासी अब नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कल राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि दो अहम वुज़रा का काबीना में शामिल होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो हुकूमत के ज़ामिन है। इस पर और हुकूमत कितनी बाइख्तियार है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी तो बहुत कम अरसा ही हुआ है, लेकिन कई ऐसे फैसले किए हुकूमत ने। इरसा के चेयरमैन का फैसला, ECC के चेयरमैन का फैसला, जो कि 24 घंटे के अंदर ही जिस पर यू टर्न ले लिया गया। और कल फिर हमारे प्रोग्राम में दो अहम वजारतों के हवाले से राना सना ने कहा कि ये हुकूमत के ज़ामिन है। जरा बताइएगा कि इस तरह की हुकूमत कितनी बाइख्तियार साबित हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, सबसे बड़े जामिन तो शहबाज शरीफ साहब हैं। मेरे ख्याल है उनके बाद जामिनों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था इसहाक डार साहब का ना होना। देखिए, जहां तक औरंगजेब साहब का ताल्लुक है, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस इन पे एंजॉय करती है शरीफ फैमिली। शायद कई लोगों को ना पता हो, चौधरी फारूक साहब होते थे अटॉर्नी जनरल मुस्लिम लीग के, ये उनके साहबजादे हैं। ये जस्टिस खलील रमदे साहब जो थे वो बहुत करीबी समझे जाते हैं शरीफ फैमिली से। ये वो इनके चचा हैं और ये उनके दामाद भी हैं। मुस्तफा रमदे अगेन अ ब्रिलियंट लॉयर, बहुत करीब है, वो भी शहबाज फैमिली के उनके ये बहनोई लगते हैं। तो इनका आना कोई ऐसा शॉकिंग नहीं था। ये मैं इनको PMLN की चॉइस कहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ तक मोहसिन नकवी वाली बात है, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो एक फोर्स्ड इंक्लूजन है और उसमें बिग कॉम्प्रोमाइज वहाँ पे है। लेकिन अब ये भी देखिए कि और क्या हो रहा है। शहजाद मालिक साहब, पहले इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के होते हुए किसी जामिन की क्या जरूरत है, लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि दो जामिन हैं हमारी हुकूमत के ये, और इसीलिए इनको ये 2 वजारतें दी गई। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ साहब के होते हुए भी कोई मिसट्रस्ट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जिसकी वजह से राना साहब ये बात कर रहे हैं? देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर की तो इंडक्शन समझ आती है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर ने डायरेक्टली डील करना है PTI के इश्यूज के साथ। चाहे वो सड़कों पे इज्तिमा हो या मूवमेंट हो या केसेस रजिस्टर होने हैं, तो वहाँ पर आई थिंक हार्ड लाइन ट्रस्टेड मैन चाहिए था। और जैसा मैंने फाइनेंस का कहा, अगेन आपको याद है आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी, अपने प्रोग्राम में भी कहता था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है जो अब हाइब्रिड रजीम है वो है SIFC को। और SIFC और डार साहब इकट्ठे नहीं चल सकते थे। इन्होंने कोशिश की थी SIFC को अपने नीचे लाने की पहले भी, और उस पर काफ़ी बदमज़गी हुई थी, एक कैबिनेट कमेटी मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में भी और एक एपेक्स कमेटी मीटिंग में भी। तो इसलिए ये इनका जाना तो ठहर गया था। लेकिन आप ही के इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जी, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जी वो अभी भी ये थोड़े से अरसे के अंदर भी कुछ बड़ी मुश्किल सूरत हाल आई हैं। मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा खतरा सिर्फ डार साहब की आनी जानियों से है। अब ये देखिए, अभी फाइनेंस के अंदर भी क्या तमाशा लगा हुआ था। कल तक ECC जो थी उसको हेड नहीं बनाया हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर को, वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखा हुआ था। वो इसलिए रखा हुआ था कि एक मूव चली हुई थी कि वो डार साहब बनना चाहते थे, उन्होंने रोक लिया, उसको डिले किया। आज फाइनेंस मिनिस्टर को मिल गया। ऑल इम्पोर्टेंट प्राइवेटाइजेशन कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, उसको अभी भी डार साहब हेड कर रहे हैं। एक कमेटी है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन, जिसमें आप दुबई, कतर, शतर इन सब से डीलें करेंगे, उसमें भी डार साहब ने अपने आप को हेड बनवाया है। अब एक फॉरेन मिनिस्टर है, वो 24/7 की मिनिस्ट्री है, वो उसमें नहीं घुसे हुए, वो अभी भी फाइनेंस में घुसे हुए हैं। और प्राइवेटाइजेशन आपका वन ऑफ द की एलिमेंट्स है इस IMF प्रोग्राम की सक्सेस का।
उसमें भी वो घुस गए हुए हैं, G2G, ताकि कतर यूएई जब वो गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो तो उसमें भी इन्वॉल्व हो। ये जो इंटरनल ये टर्फ वॉर है ना, ये सबसे बड़ा खतरा इस गवर्नमेंट की वर्किंग को। और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, माशी इश्यूज हैं। लग ये रहा है कि डार साहब अभी छोड़ने पर तैयार नहीं है। और वो कोशिश करेंगे कि की एरियाज को काबू में रखें और किसी तरह ये फाइनेंस मिनिस्टर नाकाम हो, ताकि फिर सारे कहेंगे डार साहब आपके बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, आए और जनाब से घासन संभालें। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। जो तो आप मुझे 2022 का रिपीट बता रहे हैं कि जब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब थे, IMF का प्लान भी बहाल हो चुका था और फिर जो है नून लीग ने रिप्लेस किया और डार साहब को लेकर आए वापस। एग्जैक्टली वो मुझे आप बता दीजिए, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, 24 घंटे की वो नौकरी है, इंटरनेशनल ट्रैवल है, और जो प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो है वो 24 घंटे का इशू है यहाँ पे, क्या आप जस्टिस कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप क्यों उसमें घुस रहे हैं? आप क्यों दूसरी कमेटीज के अंदर घुस रहे हैं? अभी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था ब्रसेल्स से जब आए, तो लंदन में जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा मैं वहाँ गया, वहाँ भी वो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर वाली बातें बता रहे थे। मैंने वहाँ इतनी मीटिंग्स की, आपको याद है जब मैं IMF जाता था तो मैंने 2 दिन में 47 मीटिंग्स की, ये मेरा रिकॉर्ड था। और मैं ऐसे समझता हूँ वो ही हैज नॉट गिवन अप द फाइनेंस मिनिस्टर पोर्टफोलियो। इसलिए जब तक वो गिव अप नहीं किया जाएगा उनसे पूरा, तब तक औरंगजेब साहब पूरी तरह इनको फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो नहीं मिलना। सही। और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चल सकता। और क्या आपको लगता है इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि जो नताइज हैं, उसके बाद जो सारी सूरत हाल पैदा हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि फिर बेहतर है कि मैं अपने आप को डिस्टेंस करता हूं और शहबाज शरीफ साहब ही हुकूमत चला लें, क्योंकि इस तरह के इशूज वो उनको नजर आ रहे होंगे, आई एम श्योर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनकी गवर्नमेंट 3 किस्म की इकोनॉमिक्स करती थी, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंट्रोल्ड डॉलर और डोमेस्टिक कंजम्पशन आप बढ़ा दें। क्या आज के हालात में हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे हैं? नहीं है। क्या आप डॉलर कंट्रोल करने की हमारी है वो लेवरेज? नहीं है। कंजम्पशन तो दूर की बात छोड़ दें। इसलिए वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स बाहर हो गई। दूसरा बड़ा क्लियर था, इन पे भी वाजे किया गया था कि अगर आप वजीर आजम बनेंगे तो मरियम चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कैलकुलेटेड फैसला किया है कि इन हालात में प्राइम मिनिस्टर बनने का फायदा तो कोई है नहीं, सो बेहतर है कि मरियम बीबी का करियर लॉन्च हो जाए, और उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बना के ज़बरदस्त तरीके से उनका करियर लॉन्च किया है। सो आई थिंक ही एब्डिकेटेड प्राइम मिनिस्टरशिप फॉर द सेक ऑफ हिज डॉटर, कि उनका करियर लॉन्च हो जाए और बाकी भी देखी जाएगी। बिकॉज ये गवर्नमेंट पार्लियामान तो 5 साल चलेगी, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है शहजाद। गवर्नमेंट क्या चलती है या नहीं चलती वो मुझे 2-2.5 साल लगती है, उसके बाद तो मुझे जरदारी साहब इनको नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और इस ब्रेक के बाद असद तूर, साफी असद तूर हमारे साथ होंगे, जिन्होंने 19-20 दिन FIA की कस्टडी और अडियाला जेल में गुजारे। उनके साथ क्या बीती, क्या उनसे पूछा गया दौरान तफ्तीश, इस पर तफसील से उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीका जैसे काले कानून के तहत गैर वाज़े इल्जामात पर 19 रोज तक कैद काटने के बाद साफी और यूट्यूबर असद तूर बिल आखिर जमानत पर रिहा हो गए। असद तूर को FIA ने जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने पर नोटिस जारी किया था, लेकिन इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो पीका के सेक्शन 9, 10 और 24 के दफात के तहत किया गया था, जो दहशतगर्दी की तशहीर, साइबर टेररिज्म और साइबर स्टॉकिंग से मुतल्लिक है। असद तूर के साथ जेल में क्या हुआ, दौरान हिरासत FIA ने असद तूर से क्या सवालात किए और किसके कहने पर किए, असद तूर की अपनी सहाफत पर होने वाली तनकीद पर क्या राय है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद तूर, जो रिहाई पहली बार अपनी गिरफ्तारी और जेल के हालात पर बात करेंगे। असद तूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। टोटल 19 दिन आप कस्टडी में रहे, जिसमें फिजिकल रिमांड भी थी, जुडिशियल रिमांड भी था। वहां पे आपके साथ क्या हुआ, क्या तफ्तीश हुई, उस पर तो मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले ये बताइएगा कि जब FIA के नोटिस आपको मिले थे तो उस पर इल्जाम ये था कि आपने जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई है और आप 2 मरतबा FIA के सामने पेश भी हुए तफ्तीश के लिए, तो क्या उस वक्त आप ताउन नहीं कर रहे थे, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया या कोई और वजह आपको लगता है इसकी? 3 लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शहजाद साहब आपका, शाहजेब खानज़ादा साहब का और हामिद मीर साहब का, जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंट रहे मेरे इस इशू के ऊपर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाए उस नोटिस की तरफ। तो वहाँ पर जब पहली जो मेरी पेशी थी FIA में, आपको सुन के हैरत होगी कि FIA वालों के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं था मेरे लिए। कुछ 7-8 घंटे आप वहाँ पे थे? जी, 8 घंटे में रहा और उस 8 घंटे में क्वेश्चंस ये थे
कि जो आप कर रहे हैं जी क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था भाई क्या कर रहा हूँ, बताओ क्या कर रहा हूँ, मुझे दिखाओ। नहीं वो ये, और एक स्टेज ये आई जब मैंने बार बार इंसिस्ट करना शुरू किया कि मुझे लिस्ट ऑफ एलिगेशंस दो जिसका मुझसे जवाब मांगो, तो उसी वक्त उस कमरे में 6 लोग मौजूद थे। शहजाद साहब उनमें से 3 लोगों ने अपने मोबाइलों पर मेरे वीलॉग खोल के सुनने शुरू कर दिए, और एक बंदे ने अपने उस पर कंप्यूटर पर मेरा ट्विटर हैंडल खोला और उस पर नाम लिख के एक अदालती शख्सियत का ट्वीट सर्च करने शुरू कर दिए, और फिर वो दूसरा उसको बता रहा अच्छा ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा आप अब बुला के मुझे इधर बैठ के मेरे सामने तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मुझे नोटिस किस चीज का भेजा था अगर आपको पता ही नहीं मैंने किस वीलॉग में क्या बात की हुई है, या मैंने मतलब पहले उन्होंने सुने हुए नहीं थे आपके नो व्लॉग्स किस नथिंग बारे में लाइक। थे। और फिर जब मैंने ये किया तो फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और कहा कि अच्छा आप अपने डिफेंस में एक स्टेटमेंट लिख के दें। मैंने कहा किस चीज के डिफेंस में, मुझे कोई चीज बताए ना कि मैं उसके डिफेंस में स्टेटमेंट लिखूंगा। नहीं कुछ भी लिखें कि आप क्या करते हैं। देन मैंने जो स्टेटमेंट लिखी वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने उसमें लिखा कि ये मेरे सामने भी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, एफआईए के लोग ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, ये वेग क्वेश्चंस कर रहे हैं, और मैं तमाम इन बातों की तरदीद करता हूँ। ये कह के मैंने पकड़ा दिया, उन्होंने पढ़ा 2 मिनट फिर देख के ये आपने क्या लिखा है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम वेग क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि आप यही कर रहे हैं। 2 मरतबा आप एफआईए के सामने पेश हुए। एक तो जिस दिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली ये नहीं स्टे ऑर्डर नहीं दिया था आपके हक में, लेकिन उस दिन आप पेश हुए दोबारा और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको क्या वजह बताई थी गिरफ्तारी की, कि क्या एलिगेशन एग्जैक्टली है, उसको भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं मुझे बताया गया। मैं गया हूँ एफआईए के ऑफिस, मैंने उन्हें जाके मेरे को सरेंडर किया है। मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या है, उन्होंने कहा ठीक है जी, आए जी बैठे हैं, आज बात करते हैं आपसे। और फिर आगाज़ इसी तरह के वेग क्वेश्चन से हुआ, और मुझे आइडिया था तो मैंने उनसे बार बार इंसिस्ट करना शुरू किया कि आप लोगों ने मुझे अरेस्ट करना है तो काइंडली मेरे नीचे वकला को उनको बता दीजिए ताकि वो चले जाएं। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपको कैसे पता है हमने आपको अरेस्ट करना है। मैंने कहा मुझे आइडिया है ना, मैंने कहा सहाफ़ी हूँ यार, इतना तो मैं चेक कर ही सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप उस वक्त कोई स्पेसिफिक बात नहीं की कि आपने जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं की? नहीं की उस वक्त फिर कि आपने ये फ्लाम वीलॉग में जो ये बात की थी, एक जजेस के बारे में उन्होंने सिर्फ 2 सवालात किए, उसके बाद कोई उस तरफ नहीं सवालात किए। अच्छा, देन फिर वो ये शुरू हो गए कि देखे ना जी सोशल मीडिया मुल्क तबाह कर रहा है, आपको क्या लगता है? मैंने कहा भाई सोशल मीडिया तो 2010 का बाद आया, उससे पहले जो पिछले 60-65 साल मुल्क तबाह हुआ वो किसने किया? और फिर जब एफआईआर सामने आई तो उसमें पीका का सेक्शन 9, 10 और 24 जो है वो लगाया गया आपके ऊपर, जो कि कहता है कि दहशतगर्दी की तशहीर, साइबर टेररिज्म और साइबर स्टॉकिंग, ये आप पे एलिगेशन लगाई गई। और इस बुनियाद पे उस वक्त कोई सवाल आपसे नहीं किए गए थे पहले? नहीं, उस वक्त इस बुनियाद पे कोई सवाल नहीं किया गया। मुझे ये जरूर कहा गया कि आप जो बातें करते हैं उससे इदारों की साख मुतासर होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरे 20-25 हज़ार व्यू से इदारों की साख मुतासर होती है, आपको रियली ये लगता है? अदलिया में 22 लाख लोगों के मुकदमात पेंडिंग है, 22 लाख लोगों का मतलब है कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा घराने। मैंने कहा तो आपको क्या लगता है उनका इदारों में एतमाद बाकी होगा या किसी और इदारे पे एतमाद बाकी होगा? तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं देखे ना असद साहब, उन्होंने कुछ और वीलॉगर्स के नाम लिए जो बड़े वीलॉगर्स हैं, मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि देखें वो अगर करें ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रोपेगेंडिस्ट है, लेकिन आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आप ये करेंगे आप तो ये बातें कैसे आपकी बात का इंपैक्ट होता है। तो मैंने कहा यार फिर एक बात मान लें, या मैं क्रेडिबल हूँ या मैं प्रोपेगेंडिस्ट हूँ। अगर मैं क्रेडिबल हूँ तो फिर जब मैं बातें कर रहा हूँ उनको भी मानिए कि वो ठीक कर रहा हूँ। 2-3 मरतबा जो आपका फिजिकल रिमांड है उसमें अदालत जो है वो तौसी करती रही, और जो एफआईए की वहाँ पे प्रोसिक्यूशन टीम थी वो ये कहती रही कि हमें गैजेट्स चाहिए, हमें इनके सोर्सेज का पता करना है। लेकिन जब ये 10 दिन तक आप एक तो एफआईए के कस्टडी में थे, 12 दिन तक, वो टाइम आपका कैसा गुजरा? हाउ डिफिकल्ट वाज इट, और कितनी मुश्किलात आपके लिए पैदा करने की वहाँ पे कोशिश की गई? वो टाइम शहजाद साहब बहुत ही टफ था एक लिहाज से। ये नहीं कि मुझे कोई फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा था, बिल्कुल नहीं था फिजिकल टॉर्चर, लेकिन एक मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था। आप सो नहीं पाते, आपको एक छोटा सा सेल है, ठीक है, मेरे ख्याल में 10x12 का रूम था वो, उसके अंदर आप सोचिए ना 19 लोग आ जाए। 19 लोग, वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है, उस ऑफिस में पानी नहीं आता था, वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है, और इतनी स्मेल होती थी कि सेल भी ऐसे जो हवालात थे वो ऐसे लगता था कि वॉशरूम ही है। इवन कि मैंने एक दिन जाके उनको कहा, जो एफआईए के एहलकार गुजरे थे, तो मैंने कहा कि यार कुछ पानी कैसे इधर मंगवाएगा, तो वो मेरे
जब सेल के करीब पहुंचे तो एकदम एक कदम पीछे हटके उन्होंने कहा कि यार ये एग्जॉस्ट तो चलाओ। मतलब सोचिए ना कि उनको खुद वो उधर स्मेल बर्दाश्त डेलिबरेटली ऐसी हालत में रखा गया जिसका शायद मकसद ये हो सकता है कि तोड़ने की कोशिश करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल माहौल में रहता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल यही कोशिश थी। वो जान के इस माहौल में रखा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कोई और वॉशरूम यूज़ करवा दें, और एक दिन मैं सुन सकता था कि मैंने एहलकार को बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने जाके अपने एक सीनियर से पूछा, मुझे उन सीनियर की आवाज़ आई कि वो वही वॉशरूम यूज़ करेगा। तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन आप नहीं टूटे। आप जितनी भी पेशियों में आप आए, आप यही कहते रहे कि मैं अपनी सोर्सेज भी नहीं बताऊंगा जी, मैं गैजेट्स जो है वो सब चीज़ों को ओन कर चुका हूं अपनी वीडियोस को, फिर क्या मजीद इसकी ज़रूरत है। और अडियाला जेल में फिर आप गए, वहां पे भी ये इतलात आई कि आपको आइसोलेशन में रखा गया था, जबकि आइसोलेशन में तो या बहुत हाई प्रोफाइल कैदी हो जैसे सियासी या कोई खतरनाक कैदी हो उनको रखते हैं आइसोलेशन में, अदरवाइज तो मुल्जिम को आइसोलेशन में नहीं रखते। जी, मुझे पहली रात यही हुआ मेरे साथ। मुझे जाके एक सेल में ले जाया गया जो बिल्कुल एक जो कैदियों की बैरिक थी उसके बैक साइड में एक जगह थी, वहाँ पर उसके इर्द गिर्द 4 दीवारें थी बहुत ऊंची ऊंची, और उसके ऊपर बॉब वायर लगी हुई थी। वहाँ पे मुझे अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाके एक छोटा सा 8-10 मरले का प्लॉट था जिसमें जंगली घास उगी हुई थी। उसके एंड पे एक आइसोलेशन में एक छोटा सा सेल था जिसमें मुझे भेजा गया अंदर, और वहाँ पर डाल के मुझे लॉक करके चले गए। ना वहाँ पर कोई पुलिस वाला था, ना कोई इंसान, ना कुछ था, और मेरे सेल में कंबल भी नहीं था, कुछ नहीं था, सर्दी थी। तो मुझे थोड़ी देर बाद बड़ी शदीद सर्दी लगने लग गई, तो मैंने वो उससे बोतल से बजाना शुरू कर दिया सलाखों को कि कोई आए सुने। फिर मैंने आवाज़ें दी बहुत, कोई नहीं आया। और फिर इन द एंड एक आए, मुझे बहुत देर गए फील हुआ कि कोई बाहर वॉक कर रहा है, तो मैं देखा तो एक पुलिस वाले मुझे दूर नजर आए। मैंने आवाज़ें दी, वो आए। वो जब गए और वो एक लेके आए फर्स्ट एड वाला बॉक्स किसी को साथ, तो उसने मुझे आके कहा कि आपके सेल की तो हमारे पास चाबी नहीं है, अब हम आपको चेक कैसे करें। तो वो मुझे उधर से दूर से गोली फेंक के ये खा लो। मैंने कहा किस चीज़ की गोली है? उन्होंने कहा आप कह रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही है, आपको रिलैक्स कर देगी। मैंने कहा भाई मैं यूँ ब्लाइंडली कोई गोली नहीं खा सकता। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मुझे ले जाया गया, चेक किया गया, तो मुझे 102 बुखार था। और फिर जो दूसरी चीज़ थी, वहाँ पर आपको रीडिंग मटेरियल नहीं देते, अखबारें बुक्स नहीं मुझे आने दी जाती थी। लिटरली शहजाद साहब, मैं टूथपेस्ट के ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ता रहता था टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था करने को। मकसद ये था कि मेंटल टॉर्चर किया जाए और इतनी मुश्किलात पैदा की जाए कि वक्त ना गुजारा जाए ना वहाँ पे। जी। तो पहली रात तो बहुत ही अजीबो-गरीब गुजरी थी। फिर उसके बाद मुझे ये भी होता था कि लाइक बाकी कैदी जेल के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन मुझे एक मखसूस अहाता में महदूद कर दिया गया था और कहा था कि मैं बाहर नहीं जा सकता और कोई अंदर आके मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सही है। तो मैं फिर वहीं पर बैठा रहता था। वो जंगली घास के ऊपर अगर कोई शहद की मक्खी किसी फूल के ऊपर आ जाती थी तो उसको फॉलो करता रहता था कि टाइम गुजारना है। ये जो आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए थे, बड़े सीरियस किस्म के चार्जेस थे कि दहशतगर्दी की तशहीर करना, साइबर टेररिज्म के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि गलत किस्म के इल्ज़ाम हैं, और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये इल्ज़ाम क्यों लगे उस पर। तो इस हवाले से कोई आपसे तफ्तीश की गई कि ये जो रेलिवेंट शिकें इन्होंने लगाई थी या इररेलेवेंट शिकें जो लगाई थी पीका की, उस पर कोई तफ्तीश हुई कि ये क्या करते रहे आप अपने व्हील हाउस में? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसमें ये कहते रहे कि देखें वो फलाने एक बिजनेसमैन है जिनका पिछले दिनों वो सुप्रीम कोर्ट में केस उनके खिलाफ गया था फैसला, सुना वो फंडिंग कर रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा यार मेरे बैंक अकाउंट सब मैं आपको दे चुका हूँ, उनको ऑडिट कर लें, देख लें मेरे कौन से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आप जब कस्टडी में थे तो हमने आपके जो वकला हैं ईमान मजारी और हादी, उनसे जब रब्ता किया था तो उन्होंने भी आके ये कहा था, इनफैक्ट उन्होंने एक वीलॉग में भी बताया था कि असल से जो सवाल हो रहे हैं वो दूसरे इदारों के हवाले से सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने आपको बताया ना, पहले दिन 2-3 सवाल अदलिया के बारे में हुए। हाँ। उसके बाद तफ्तीश का रुख बिल्कुल मुड़ गया और वो कहीं और ही जाने लग गए सवालात, कुछ और शख्सियात के बारे में सवालात शुरू हो गए और मुझसे पूछा जाने लग गया कि आपका सोर्स क्या उनके दफ्तर में था, कहाँ पर था। मैंने कहा भाई मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या था आपका सोर्स, अपनी डिवाइस दें। मैं कहता था नहीं भाई मैं ये नहीं बता सकता। एक सहाफ़ी की सारी उम्र की कमाई उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके सोर्स होते हैं, पैसा सहाफ़ी की कमाई होता ही नहीं है। मैं कहता था कि यार आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो उसी के ऊपर इंसिस्ट करते रहते थे और कुछ नहीं था। जब आपने ये ओन कर लिया था कि ये वीडियोस मेरी है, उसके बावजूद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अपने सोर्सेज को जो है वो डिक्लेयर करें, तो किसी पॉइंट पे ये लग रहा था असद के ये मामला और ज़्यादा लंबा जाएगा, बेल मिलना मुश्किल हो जाएगी
और जिस किस्म के चार्जेस लगाएं उस पर एक लंबी सजा हो सकती है। मामला तो अभी केस तो खत्म नहीं हुआ है आपका, जो आपकी टीम इस वक्त ट्राई कर रही है, मामला आपका अदालत में है, लेकिन लग रहा था कि जिस मूड में है शायद बेल वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगी। वो बिल्कुल इसका इजहार करते थे मेरे सामने ये लोग, और ये कहते थे कि हम आपकी बेल नहीं होने देंगे। हमने एफआई वाले कहते थे, और वो कहते थे कि आप देख रहे हैं ना किस तरह सुकून से एक्सटेंड किया जा रहा है आपका रिमांड, तो हमने इसी दौरान में आपका चालान सबमिट कर देना है और इस चालान के दौरान ट्रायल शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ट्रायल के दौरान बेल नहीं मिलती होती और आपका केस बहुत सीधा साधा है, आपने अपना सब कुछ ऑन किया और आप कहते हैं मैं इस पर कायम हूँ, तो 3-4 पेशियाँ होंगी, आपकी कन्विक्शन हो जाएगी, आप अंदर हैं। मैं कहता था ठीक है, मतलब जुडिशल से पहले ये मामला जो है वो उनकी बातें करते थे। सही। तो मैं कहता था ठीक है, कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दें, मुझे क्या जल्दी से करें चालान पर जो आपने करना है। तो उस वक्त मुझे सच्ची बात है मुझे लगता था कि मुझे ये मोस्ट लाइकली सजा होने जा रही है। क्योंकि पूरी रीडिंग क्या थी, क्या वजह क्या थी फिर पकड़ने की? जब सवाल नहीं हो रहे, रेलेवेंट शिकें नहीं लगाई जा रही, तो मकसद क्या था पकड़ने का? फिर आप किस नतीजे पे पहुंचे? मुझे ये लगता था कि एक तो ये था कि मुझे किसी तरह उस जगह पर लाया जाए कि जहां पर मैं खुद निगोशिएशन का आगाज करूं। क्यों लाया जाए? इसलिए लाया जाए कि मैं वो बातें करता हूं जो अब इस मुल्क में शायद नहीं की जा सकती। तो वो था कि इसको किसी तरह उस ऑर्बिट में लाया जाए कि जहाँ पर ये कि निगोशिएशन करे और फिर इससे कुछ शरायत मिलवा के, तो और अगर ये नहीं करता तो फिर ठीक है, सजा दिलवाई जाए। असद, हमने देखा कि 2-3 मरतबा जब आप अदालत में पेश हुए और एफआई आपको लेके जा रही थी, तो 2-3 मरतबा आपने वहाँ पे ये कहा कि आपका जो अरेस्ट है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर आती है। ये आपने क्यों कहा? क्योंकि हमने तो ये देखा था कि अदालत में जब इस केस के हवाले से समाअत हो रही थी तो एक तरफ तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो शिकें लगाई गई हैं पीका की वो गलत हैं, दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा ने भी उस दिन ये कहा कि एफआईए जो है वो अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। तो वो तो ये मौक़िफ़ वहाँ पे ले रहे थे, आप क्यों समझते हैं कि वो जिम्मेदार थे इस अरेस्ट के? देखिए, एक तो शहजाद साहब बात ये थी कि जब ये जीआईटी बनी थी तो मुझे आइडिया था कि ये क्यों बनी थी। 2 सहाफ़ी इसके गवाह हैं जिनको मैंने जाके बताया था कि आई एम द टारगेट। मैंने उनको उस वक्त बता दिया था जब जीआईटी बने हुए अभी शायद 3रा दिन था। फिर दूसरी चीज़ कि जब ये मामला उठा पहली दफ़ा कोर्ट में, जब हम सहाफ़ियों के नाम आए, पहली दफ़ा तकरीबन 35 सहाफ़ियों को नोटिस किए थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अगर उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा था वो उसी दिन इस जीआईटी को कालेदम करार दे सकते थे, उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमें उल्टा कहा कि ज़िया दौर में कोड़े लगते रहे हैं, आपको तो सिर्फ नोटिस आए हैं और आप लोग इतना शोर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई, यानी कि 4 मार्च को वो समात दोबारा मुकर्रर होनी थी और उससे पहले 20 को दोबारा नोटिस आता है। इतना लंबा डिले क्यों किया गया उस समात के मुकर्रर करने में? यानी कि मौका दिया गया कि वहाँ से हमें नोटिस दोबारा आए, और फिर 4 तारीख को भी समात मुकर्रर ना की गई, मैं गिरफ्तार हो चुका था। वो समात अगले हफ्ते तक मजीद लटकाई गई। एक दरख्तों का सो मोटो लिया गया, ठीक है, लेकिन एक सहाफ़ी जिस पे आप बाद में मानते भी हैं कि इस पर जो चार्जेस लगे हुए हैं वो गलत हैं, ठीक है, उसकी बूढ़ी माँ अदालतों में धक्के खा रही है, जिसका मुझे बहुत दुख है, मेरी माँ की जितनी सेहत गिरी है। तो आपको नहीं एहसास था कि ये क्या हो रहा है और आपके नाम पर हो रहा है? तो वो मैं उस वजह से कहता था कि लाइक ये आपके नाम पर हुआ है मेरे साथ, तो मैं उस बुनियाद पे कहता था कि थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। असद, एक तरफ तो जो आपका अरेस्ट था उस पर कई सहाफ़ियों ने उसकी मजम्मत भी की और ख़ासतौर पे जो काला कानून पीका का इस्तेमाल हुआ उसके खिलाफ लोगों ने बात की, लेकिन एक क्रिटिसिज्म आप पर भी हुआ कि अक्सर आप अपने वीलॉग्स में अनवेरीफाइड इल्ज़ाम लगा देते हैं और दूसरा जो ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं वो सहाफ़ती लैंग्वेज नहीं है। मेरे सामने ये RIUJ का प्रेस रिलीज़ है, उन्होंने भी आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आपके कई वीलॉग्स जो हैं उससे ऐसा लगता है कि आप गैर जानिबदाराना सहाफ़त नहीं कर रहे, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके कोई सबूत नहीं है और जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो मुनासिब नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक जर्नलिस्ट चाहे वो टीवी पे बैठा हो, अखबार में लिख रहा हो या यूट्यूब पे वीलॉग कर रहा हो, उसको कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ज़बान ठीक इस्तेमाल करे और बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाए किसी के ऊपर? अच्छा शहजाद भाई, 2 चीज़ें हैं इसके, 2 पहलू हैं, एक लैंग्वेज और एक अनवेरीफाइड के सबूत के साथ। अच्छा, लैंग्वेज पे नो डाउट मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कभी गाली नहीं दी किसी को। मुझ पर कहा गया कि जी ये नफ़रत अंगेज़ी करता है,
मैंने आज तक पूरी अपनी ज़िंदगी में बात ही अदम तशद्दुद की है, ठीक है। मैंने कभी भी नफरत पर नहीं उकसाया। मैंने किसी मेरे व्लॉग में निकाल के दिखा दे कि ये बात ये उकसा रहा था, ठीक है। तो लैंग्वेज पे बिल्कुल सख्त अल्फाज के चुनाव पर एतराज़ हो सकता है मुझ पर, मैं बिल्कुल उसको कंसिडर करने को भी तैयार हूँ। मैं उस मेरे जो सीनियर्स हैं सारे RAUJ में भी जो बैठे हुए हैं, या आप सब लोग मेरे सीनियर हैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि यहाँ पर तुम ये लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये मत करो, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों की बात मानने को भी तैयार हूँ। लेकिन उसका जुर्म ये नहीं है कि आप मुझे यूँ घसीटने लग गए। दूसरी, जहाँ तक रही अनवेरीफाइड की बात, देखिए शहजाद साहब, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो सोर्सेज से ही आ रही होती है ना। हम कोई हर स्टोरी में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। जो मुलाकातों की खबरें होती हैं उसके कोई डॉक्यूमेंट तो हो नहीं सकता, उसका तो नहीं डॉक्यूमेंट होता ना। वो तो होता है कि अंदर फलां ने फलां से ये बात की है, फलां ने फलां से ये बात की है, तो वो आपके पास आती हैं, आप एक आधे क्रॉस चेक करते हैं, कहीं से अगर इको मिले उस बात की तो आपके लिए वो कंफर्म होती है, आप बैठ के कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता, अभी भी मैं ये नहीं कहता शहजाद साहब कि मेरा बात की हुई जो होती थी वो हरफे आखिर होती थी। कुछ चीजों पे तो आपने खुद कहा कि ये खबर मेरी जो है वो गलत हुई, मैं इसको बिल्कुल, मैंने उसकी माजरत की जिस खबर जो मेरी गलत हुई। हाँ, लेकिन देखिए अब इलेक्शन रिगिंग के हवाले से ना, जैसे जब मीडिया पे आप बैठ के बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो सब कह रहे हैं कि रिगिंग के बड़े शवाहिद हैं, लेकिन कोई किसी का नाम इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि वो उसको साबित नहीं कर सकता। और जो आप बात करें, बिल्कुल बहुत सारी खबरें हम भी जराए से देते हैं, लेकिन जब आप चैनल में होते हैं तो चैनल की ओनर की जिम्मेदारी, एडिटोरियल टीम की जिम्मेदारी, अखबार में पब्लिशर की जिम्मेदारी, जब आप वीलॉग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको किसी एडिटोरियल चेक से नहीं गुजरना पड़ता। ये एक बड़ा फर्क है। यहाँ पे ओनरशिप पूरा इदारा ले रहा होता है, वहाँ पे आपका कोई इदारा नहीं है जो ओनरशिप ले रहा होता है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा, बिल्कुल ऐसा ही है शहजाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक जगह आइडेंटिफाई की है। इदारे में जब हम होते हैं किसी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में, तो हमारे पास बहुत से चेक्स हैं। हाँ। यहाँ से हमारी खबर गुजर के फाइनल अप्रूव होके, अगर कोई हेड से भी बात है तो आप बताते हैं अपने एडिटर को कि देखिए ये बात हुई है मेरी इस तरीके से। जी बिल्कुल। तो वो होता है। यूट्यूब पे हमारे पास वैसे चेक्स नहीं होते, इसलिए शायद हम उसकी कई जगह पे वो जिसे कहते हैं ना लूज भी खेल जाते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अक्सर जो अगर कोई हेड से बात होती है तो आप थोड़ा उसको जनरलाइज करके बताते हैं, आप इतना स्पेसिफिक नाम लेके वो एलिगेशन नहीं लगाते क्योंकि उसको साबित करना इम्पॉसिबल हो जाता है फिर। यस, वो एक मुश्किल जरूर होती है, आई एग्री विद इट। तो वो यूट्यूब पर आप इस वजह से कुछ ना कुछ लूज खेल जाते हैं। लेकिन मैं फिर अगेन ये बात कहूँगा कि मैंने जब FIA वालों को भी अपने अकाउंट्स दिए, मैंने कहा देख लें भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई डॉलर खोली के सब कुछ कर रहा था तो जस्ट सी माई इनकम। जो अरेस्ट है और जो चार्जेस लगाए गए वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही उसके जो मैं बात कर रहा हूं, जो क्रिटिसिज्म भी है उस पर, वो फिर भी जस्टिफाई नहीं करता कि पीका के अंडर किसी को अरेस्ट करके दहशतगर्दी के उस पर दिफात लगा के, ये टेररिज्म की दिफातें लगा के उसको फिर अरेस्ट किया जाए, वो तो ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं करता उस बात को। जी, तो वो यही थी। तो मैं बिल्कुल, मैं ये नहीं, फिर मैं शहजाद साहब ये कहूँगा, मैं आज भी ये नहीं कहता कि मैं हरफे आखिर कहता हूँ, या मेरी जो खबर होती है वो कोई मुकद्दस सहीफा है, उसमें कोई लफ्ज़ आगे पीछे नहीं हो सकता। गलती होती है, गलती की गुंजाइश होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कोई खबर की है, वो मेरी खबर दुरुस्त नहीं थी, आप तरदीद दें, मैं आपकी तरदीद ना चलाऊं तो आप पकड़ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद तूर, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये पहला इंटरव्यू था असद तूर का FIA जेल कस्टडी के बाद, जिसमें तफसील से इन्होंने बताया कि किस किस्म की तफ्तीश इनसे की गई और किन हालात में इनको जेल और FIA कस्टडी में रखा गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।